26 जुलै कारगिल विजय दिनाच्या निमित्ताने भोसला मिलिटरी स्कूल नागपूर यांच्या वतीने 24वा कारगिल विजय दिवस वसंतराव देशपांडे सभागृह येथे आयोजित करण्यात आला। कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून नागपूर पोलीस आयुक्त मितेश कुमार उपस्थित होते। कार्यक्रमाची सुरुवात रॅलीने करण्यात आली। लक्ष्मीनगर चौक, बजाजनगर चौक, शंकरनगर चौक, लॉ कॉलेज स्क्वेअर इथून निघाली। वसंतराव देशपांडे सभागृहात इथे अमर जवान यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली। कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून श्री मितेश कुमार, IPS पोलीस आयुक्त नागपूर, अतिथी एअर मार्शल अजित भोसले, AVSM, VSM उपाध्यक्ष गव्हर्निंग बोर्ड, CHME सोसायटी नाशिक राहुल दीक्षित, सेक्रेटरी CHME नागपूर विभाग, कर्नल अमरेंद्र हरदास, कमांडंट भोसला मिलिटरी स्कूल नागपूर, सूर्यरथ डागा, चेअरमॅन CHME सोसायटी नागपूर विभाग, शैलेश जोगळेकर, अध्यक्ष भोसला मिलिटरी स्कूल उपस्थित होते। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन कुलदीप सोने मॅम यांनी केलं। And salute our braves. We are honored to have नमस्कार, जय हिंद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मितेश कुमार जी, IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस नागपुर। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि एयर मार्शल अजीत भोसले, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी के सभी पदाधिकारी और विशेष आमंत्रित गण, अभिभावक और भोसला मिलिट्री स्कूल के समस्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, आप सभी को मैं आज कारगिल विजय दिवस के 24वें वर्षगांठ के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कारगिल का युद्ध भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में एक अनोखा पर्व रहा है। वैसे तो स्वतंत्रता के बाद में भारत ने 5 युद्धों में हिस्सा लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 5 युद्ध हमारे ऊपर लादे गए। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के पक्ष में रहा है और हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, और ये 5 युद्ध हमारे ऊपर लादे गए थे। इसमें से 4 युद्ध हमारे पाकिस्तान के साथ हुए थे और एक युद्ध 1965 का चीन के साथ हुआ था। पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध हुआ था 1948 में, जो कि कश्मीर और उनकी वादियों के लिए सीमित था ज़्यादातर। दूसरा युद्ध का पाकिस्तान के साथ हमारा 1965 में हुआ था, जो जम्मू के एरिया में और नीचे दक्षिण में पुंछ, डोडा, रजौरी या बसंतर नदी तक सीमित था, और कुछ एक और हालत थे। और 1971 की लड़ाई में पूर्वोत्तर सीमा के ऊपर हमने लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद साथ साथ पंजाब, राजस्थान के रेगिस्तान में भी लड़ाई हुई थी। पर इन सारी लड़ाइयों में कभी कारगिल क्षेत्र में लड़ाई नहीं हुई थी। वो इसलिए कि कारगिल का जो भूभाग है वो भयंकर दुर्गम किस्म का भूभाग है, और वहाँ के जो वातावरण है वो भी आदमी का रहने के हिसाब से भी कठिन है। इसलिए इन सारे सालों तक कारगिल में कभी युद्ध नहीं हुआ था। पर ये 1998 और 99 में कारगिल का युद्ध हुआ। थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं कि ये कारगिल का युद्ध क्यों हुआ था। उसके 3-4 प्रमुख कारण हैं। कारगिल जो है जगह हमारे भारत के जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिमी लद्दाख में पड़ता है, ये उत्तर में है।
और यहाँ की चोटियाँ जो है काफ़ी खतरनाक सी चोटियाँ होती हैं। पर पहले आप जानते हैं कि कारगिल का युद्ध हुआ किस लिए था। सबसे पहला कारण जो है वो है कि पाकिस्तान ने पिछले तीनों युद्ध जो है वो हार चुका था, 1948, 1965 और 1971। इसके वजह से पाकिस्तान के अवाम में और पाकिस्तान के सेना में भारत के प्रति द्वेष और ईर्ष्या की भावना थी। दूसरा कारण था 1971 में हमने जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, इसमें भारत ने एक अहम भूमिका निभाई थी। वो हमारे को बांग्लादेश का निर्माण करने में अहम भूमिका निभानी हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि हमारे सामरिक दृष्टि से पूर्वोत्तर की सीमा अशांत रहती थी। और दूसरी बात वहाँ के क्योंकि वहाँ के हालात जो थे, सरकार की हालत पूर्व पाकिस्तान उस समय में अच्छी नहीं थी, तो काफ़ी घुसपैठ हमारे असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में हो रही थी और कुछ अवैध रूप से लोग आकर के बस रहे थे। और पाकिस्तान का दूसरा एक द्वेष का कारण ये भी था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश का निर्माण हो गया था, तो ये भी पाकिस्तान हमारे लिए द्वेष से देखता था। तीसरा कारण 1984 में सियाचिन ग्लेशियर भारत का अविभाज्य अंग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा दुर्गम जगह पर है। वहाँ पे भारत की सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करके 1984 में सियाचिन पे हमारा सेना को तैनात कर दिया, चौकियाँ बना दी और हमने उसके ऊपर अपना कब्जा, जो हमारा राइटफुल जगह था, हमने कब्जा कर लिया। और इसके चलते अक्साई चीन, पाक व्याप्त कश्मीर, इन सब के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। पाकिस्तान को इस बात की भी रंजिश थी। और चौथा कारण था पाकिस्तान का विश्वासघात हमारे लिए प्रति। 1971 की लड़ाई के बाद जब शिमला समझौता हुआ था, उसमें यह तय हुआ था कि हम दोनों देश अगर आपस में कोई विवाद हो तो हम आपस में मिलजुल करके बैठ करके समस्या का समाधान निकालेंगे। दूसरा, सेना में ये भी एक समझौता हुआ था कि खास तौर पे जो कठिन जगह होती है, कारगिल जैसी जगह होती है, वहां पर अक्टूबर नवंबर में जब बर्फ पड़ती है तो हम अपनी सेना पीछे बुला लेंगे, क्योंकि वहाँ की दुर्गम पहाड़ी 16,000-19,000 फीट तक हाइट है, बर्फ पड़ी होती है। इसके चलते वहाँ के सेना को मेंटेन करना, उनको रसद पहुँचाना, उनको एम्यूनिशन पहुँचाना, इसमें दिक्कत आती है। इसलिए हम दोनों देशों के बीच में समझौता था कि अक्टूबर नवंबर में बर्फ पड़ने के वक्त हम पीछे ले लेंगे सेना, और मई जून में जैसे बर्फ पिघल जाती है तो हम अपनी सेना दोबारा वहाँ पे भेज देंगे। पाकिस्तान ने 98 में ये नहीं किया, ये इसके बारे में हमको बाद में पता चला। तो इन चार कारणों की वजह से पाकिस्तान का रोष और हमारे प्रति द्वेष देखते हुए उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। ये कारण था कारगिल युद्ध के। अब थोड़ा सा हम कारगिल युद्ध के बारे में संक्षेप में जानते हैं। वहाँ का जो भूभाग है बहुत ही रगड़ माउंटेन जिसको कहते हैं, ऊंचाई काफ़ी है। वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं 60 डिग्री 70 डिग्री का स्लोप है और हवा का दबाव काफ़ी कम होता है, ऑक्सीजन कम होता है। 10 कदम लेने के ऊपर आदमी को सांस फूलने लगती है और बर्फ़ भी बड़ी होती है। मैं ये इसके लिए दावे के साथ इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे पश्चिमी लद्दाख में, खासतौर पे द्रास कारगिल एरिया में 2 बार यूनिट कमांड करने का मौका मिला। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि जब मैं पहली बार कमांड कर रहा था 617 साटा बैटरी, उस वक्त हमारे कारगिल में जो ब्रिगेड कमांडर साहब थे, उस वक्त ब्रिगेडियर AP बाम, जनरल बाम आज हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू सर फॉर कमिंग। मेरी विनती के ऊपर सर आए हैं। जनरल बाम से हमने काफ़ी प्रेरणा लेते थे। तो कहने का मतलब है कि ये इस किस्म का माहौल भूभाग कारगिल में होता है, इसलिए बहुत मुश्किल है कारगिल के एरिया में किसी के ऊपर लड़ाई करना या वहाँ पे रहना। थोड़ा सा हम और संक्षिप्त में देख लेते हैं। पहले जब 99 के अप्रैल के महीने में हमें पता चला कि वहाँ पे पाकिस्तान ने कुछ चौकियाँ बनाई है, हमारे एरिया में आ गए, तो हमने पाकिस्तान से पूछा। पाकिस्तान उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ उनके लश्कर प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी सैनिक नहीं है, ये मुजाहिदीन है जो कश्मीर की लड़ाई के लिए भारत से लड़ना चाहते हैं। उसके बाद जब आपको सभी ने
देखा होगा कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में पहला पेट्रोल भेजा गया 10 मई को 5 लोगों के साथ में। पाकिस्तान ने उनको बंदी बना लिया और बाद में उनको मारने के बाद जिस तरीके से उनके शव के साथ खिलवाड़ हुई थी, इससे पता चला कि काफ़ी यातना देकर उनको मारा गया। ऐसा कोई सेना नहीं करती है। दूसरी बात, फिर इस बात का कंफर्मेशन हो गया कि वहाँ पे पाकिस्तानी सेना ही है, क्योंकि जब हमारे दोबारा सैनिक वहाँ पे गए तो उनके ऊपर ऑटोमेटिक जिसमें मशीन गन से फायर करते हैं और कोई मुजाहिदीन के पास मशीन गन नहीं होता है। आर्टिलरी का फायर आया, एयर का फायर आया, मतलब हवाई हमले भी हुए। ये देखते हुए ये पता चल गया कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि उनके सैनिक नहीं है, वो उनके सैनिक मुजाहिदीन के वेश में थे। ये पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने सारी ऊंचाई जहाँ जो चोटियाँ हैं, तोलोलिंग हो गया, टाइगर हिल, पॉइंट 5240 या बटालिक में हैंडन ब्रुक जैसी जगह में पाकिस्तान ने मौके के मतलब काफ़ी ऊंचाई वाली चोटियाँ पकड़ रखी थी। उसके ऊपर हमला करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे मैंने बताया कि 60-70 डिग्री का स्लोप जब होता है तो रस्सी के सहारे के बिना चढ़ नहीं सकते हैं। तो उस वक्त वहाँ पे दुश्मन एक एडवांटेजियस पोजीशन में था। इसके चलते, और ये पहली बार हो रहा था स्वतंत्र भारत के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में कि जो दो देश अणुशक्ति प्रधान देश है, जिनके पास अणुशक्ति है, वो आपस में एक दूसरे के सामने कन्वेंशनल वॉर के लिए आगे आए थे। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि पाकिस्तानी सेना है तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय ऑफिशियली 26 मई 1999 को लॉन्च किया और जितने भी फीचर्स थे धीरे धीरे एक एक करके उनके ऊपर कब्जा करते गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त काफ़ी सक्रिय था, तो उसको रोकने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च किया और पाकिस्तानी वायुसेना को हमारे लैंड ऑपरेशंस में इंटरफेयर करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। फिर कुछ जब इनके जहाज़ों की हरकत हुई तो नेवी ने ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया और कराची के आगे अपने शिप्स लगा करके नाकाबंदी कर दी ताकि पाकिस्तान का कोई जहाज इस तरफ ना आए। इस तरीके से तकरीबन ये पूरी लड़ाई 80-85 दिन चली और ऑफिशियली 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय हासिल कर ली और पूरे पाकिस्तानी सैनिक को खदेड़ कर निकाल दिया गया और हमने अपना कब्जा वापस इसमें बना लिया। अब ये लड़ाई भारतीय सेना, आपने देखा होगा कितने इसमें परमवीर चक्र मिले, कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, पर ये खाली सेना में ने नहीं लड़ा, इसमें हमारे को सभी लोगों का बहुत अच्छे से सहयोग मिला। इसमें वहाँ का प्रशासन, खास तौर पे द्रास और कारगिल प्रशासन, इन्होंने काफ़ी मदद किया। वहाँ की पुलिस, हमारा पुलिस के साथ बहुत अच्छा संबंध होता था। आज हमारे साथ पुलिस कमिश्नर चीफ गेस्ट है। पुलिस का बहुत अच्छा योगदान रहा इस पूरे लड़ाई में। उसके बाद वहाँ के जो शिक्षक थे, जो मेडिकल कर्मचारी थे, जो भी गांव के लोग थे, पोर्टर का काम करने वाले, एम्युनिशन उठाने के लिए, सारे लोगों ने सेना को बहुत अच्छा सपोर्ट किया और इन सपोर्ट के बदौलत ही हमने कारगिल में विजय हासिल की। अभी हम कारगिल विजय दिवस किस लिए मनाते हैं? देखो, हम सबसे पहला कारण तो है कि हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे भाई, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका जो बलिदान था उसका सम्मान करने के लिए। दूसरी बात है कि हमारे देश की जो सार्वभौमता है उसको हमने शपथ लेना है आज के दिन कि हमने ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि इसके सार्वभौमता पर आंच आए। तीसरी बात है कि जो परिवार जिन्होंने अपने बेटा खोया, किसी ने पति खोया, किसी ने बाप खोया, उनके परिवार के प्रति हम सांत्वना दें और हमारी संवेदना उनके सामने प्रकट करें। यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म, एकता और देशभक्ति, इसके लिए हमने जरूर आज हमने प्रण लेना है कि हमने अपनी एकता बनाए रखेंगे और देशभक्ति हमारे साथ बनी रहे। तो आज ये प्रण लेते हुए हम इसी कारण से कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और इस उपलक्ष्य में फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। और एक हमारे पास एक वीडियो क्लिप है 8-9 मिनट का, उसमें देखिए, उसमें कारगिल के बारे में और अच्छे से जानकारी दी गई। जय हिंद। श्री अमितेश कुमार जी का जन्म पटना में, बिहार में हुआ। उसके पश्चात उनकी विद्यालयीन शिक्षा एवं महाविद्यालयीन शिक्षा ये उन्होंने दिल्ली में प्राप्त की और बड़ी कड़ी मेहनत करके आपने
यूपीएससी की एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त की और 1995 में आपने इंडियन पुलिस सर्विसेज ज्वाइन किया और तब से अभी तक सब लोगों की भारतीय पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं। श्री अमितेश जी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऐसे अन्य पदों पर प्रवास करते हुए आज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र पुलिस के आप बने हैं और नागपुर शहर के आज पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत है। उन्होंने अलग अलग विभागों में भी काम किया है। महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मुंबई, यहाँ पर उन्होंने काम करते हुए जो दहशतवादी जो गतिविधियां चलती है उन पर रोक लगाने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण देश कार्य उन्होंने किया है। क्राइम डिटेक्शन, सिक्योरिटी, पुलिस ट्रेनिंग, ये सब उनकी विशेषताएं रही है। उनके क्या कहेंगे, उनके फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं जिसके ऊपर वे काफी गंभीरता से काम करते हैं। अमितेश जी ने अलग अलग नवीन हम लोग कहेंगे नए नए प्रयोग किए हैं। ऐसा ही एक प्रयोग हम लोग देखते हैं, जैसे सब लोगों को आज पता है कि हम लोग फोटो के ऊपर अपना तो खुद का सेल्फी निकालते हैं। सेल्फी निकालते हैं कि नहीं निकालते? कोई बच्चे लोग सेल्फी मालूम है ना? हाँ, जैसा हम लोग सेल्फी तो निकालते हैं, लेकिन उन्होंने उल्टा सेल्फी चालू किया महाराष्ट्र में। आज हम लोग सब देखते हैं रास्ते के ऊपर में जब भी कोई पुलिस वाला हमको रोकता है और सामने से फोटो निकालता है, वो ई चालान जो सिस्टम है वो अमितेश जी ने पूरे महाराष्ट्र में चालू किया, जिसके कारण आज अपने ट्रैफिक के रेगुलेशन की इतनी जो सुधारणा आई है वो उन्होंने जो अग्रसर होकर काम किया है उसके कारण वो आज हम लोग ये देख रहे हैं। श्री अमितेश जी को जो विशेष कार्य किया, इसलिए डिजीज इंसिग्निया से प्रदानित हुए हैं और 2012 में जो अतुलनीय कार्य उन्होंने पुलिस सेवा में किया है उसके लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है। ऐसे श्री अमितेश जी आज हमारे सामने अपने कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के रूप में उपस्थित हुए हैं। मुझे आशा है कि एक बहुत बड़ा आदर्श आपके सामने खड़ा है और उस आदर्श को आप अच्छे से फॉलो करेंगे, ऐसी मुझे आशा है और मैं उनसे विनती करता हूं कि कृपया मार्गदर्शन करें। ऑनरेबल श्री अजीत भोसले, एयर मार्शल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, the Vice President of the governing body of CHMES Nasik, Shri Shuri Ratan Daga, Chairman CHMES Nagpur, Shri Rahul Dikshit, Secretary CHMES Nagpur, Shri Shailesh Joglekar, Chairman BMS Nagpur, Colonel Amarendra Hardas, Commandant BMS Nagpur, Shri Ajay Shirke, Headmaster Bhosla Military School, Nagpur, the eminent dignitaries present here, and most importantly, the young students of the Bhosla Military School, Nagpur, and their proud parents. At the outset, let me congratulate everyone on the 24th anniversary of the Kargil Vijay Divas. And I must tell you, it is indeed a very, very proud privilege to be a part of this celebrations on the 24th anniversary of this Kargil Vijay Divas. It was indeed a very pleasant occasion to take the very smart guard of honor by the young cadets of the Bhosla Military School, the very disciplined, well turned out, confident young cadets, equally confident horse riders and the well trained horses, the very nice wreath laying ceremony, and in a very disciplined atmosphere the whole parade there was commanded, for which I must thank and congratulate the commandant of the Bhosla Military School and all their instructors who are playing a very, very pivotal role in molding and guiding the young cadets in the Bhosla Military School.
I mean, looking at the way they conducted themselves, I must say that it is as well trained, as well disciplined as any other police force or a parade by an army contingent. I congratulate all the instructors, and I know the amount of hard work you must be putting in, and the amount of hard work, the amount of sweat the young cadets must be undergoing in reaching to this level. ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जाबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन, बान और शान को रोशन कर दिया। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपुला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काक्सर, बटालिक सेक्टर, चौबाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था, प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गंवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई।
भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। Yugandhar Joshi on the radio set. And after another bunker was captured, my company's success की नंबर ये दिल मांगे मोर। चाहे आंधी चले तूफान उठे, बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं। जब तक है फलक, जब तक है ज़मीं, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस लहराए तिरंगा, लहराए तिरंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित है। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम। वाघमारे भिवापुरी मिर्ची, साधारण मिर्ची पाउडर से लगे सिर्फ आधी। मैं कह रही हूँ,